हाय एवरीवन, आज है डे 2 हमारी सीरीज़ फिजिक्स इन 7 डेज। तो आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। हर साल अल्टरनेटिंग करंट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर भी छोटा है, इसमें ज़्यादा इतना आपको पढ़ने का भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो कंटेंट और जो टूल्स हम आपके लिए लाएंगे वो आपकी पूरी नीट की जर्नी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में हम बेसिकली 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर, इंडक्टर, LCR सर्किट पढ़ेंगे पूरा इन डिटेल में। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, अगर हमें टाइम अलाउड करेगा तो। नहीं तो ट्रांसफार्मर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप वो खुद भी देख सकते हो। बट LCR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रांसफार्मर इज़ इंपॉर्टेंट, पर ट्रांसफार्मर में इतना कॉन्सेप्चुअल कुछ नॉलेज नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहले आपको एक अल्टरनेटिव करंट और DC का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन का मतलब वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पर DC में करंट एक कांस्टेंट होता है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो ये है कुछ ग्राफ्स है। तो ये ग्राफ सीधे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है नीट में, तो इसलिए एक छोटा सा रिव्यू दिया मैंने। तो देखते हैं आगे क्या है। फिर 2-4 चीज़ें, 2-4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। AC में हम करंट लिखते हैं ऐसे, I = I0 sin ωt। I0 क्या होती है, करंट की पीक वैल्यू जो हमें दे रखी होती है। और वोल्टेज क्या होती है, V या E, जिससे भी आप डिनोट कर लो, V = V0 sin ωt। ये भी रिस्पेक्टिवली पीक वैल्यू होती है। और R क्या होता है, और ये फॉर्मूला होता है I0 निकालने का, अगर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है तो। अब आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वांटिटी होती है जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़े और हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होए, कि कुछ भी ये लेक्चर ऐसा नहीं लगे। पहला होता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई के ऊपर बार से या ऐसे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और आई बीच में के साइन से। आई एवरेज हम कैसे निकालते हैं, आपको भी पता है। जितनी भी ऊपर टर्म्स है उसको, जितनी टर्म्स ऊपर है उसको n से डिवाइड कर दो और करंट का सम कर दो, ठीक है। अगर आई वी फंक्शन दे रखा है कोई टाइम का, तो यही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है, आई एवरेज = I dt, T1 से T2, T2 - T1। और अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है तो IT कर्व, IT जैसे अगर एक ग्राफ है, अगर यहाँ I है, ये T है, तो इसका जो कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा ना, वो आपका आएगा आई एवरेज। पर आपको T2 - T1 भी करना होगा नीचे, ठीक है। अब आता है RMS वैल्यूज ऑफ I and V। अब सबसे पहले तो RMS क्या होता है, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। मतलब कुछ वैल्यू का हम पहले रूट करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। जैसे IRMS का हमने पहले रूट ले लिया, फिर हमने यहाँ मीन ले लिया और फिर उनका स्क्वायर कर दिया। तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I² = ऊपर बार, मतलब जो एवरेज को डिनोट करता है। अब देखो, आपको आगे ना ये sin ωt के ऊपर बार दिख सकता है, sin² ωt के ऊपर बार दिख सकता है, cos² ωt के ऊपर बार दिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sin ωt, cos ωt फुल साइकिल में 0 होते हैं और हाफ साइकिल में 2/π की वैल्यू होती है, ठीक है। और sin² ωt और cos² ωt के ऊपर बार, इनकी फुल साइकिल में भी वैल्यू होती है 1/2 और हाफ साइकिल में भी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, इससे आपके ना थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इसने बोला हुआ ये हमें इक्वेशन दे रखी है, फाइंड IRMS, ठीक है भाई। IRMS क्या होता है, हमें इस वैल्यू की क्या निकालना है, रूट निकालना है, फिर मीन करना है और फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, रूट कर दिया, मीन कर दिया और हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ना अलग अलग लिख लिया, क्योंकि अलग अलग मेरे को इसकी वैल्यू पता है। इसको तो मैं I0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हाफ। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो IRMS आएगा I0/√2। हाफ साइकिल के लिए भी फुल साइकिल के लिए भी ये वैल्यू सेम होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ताकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीक वैल्यू दे रखी है, IRMS निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना, √2 से डिवाइड करना है, आपकी RMS वैल्यू आ गई। और ऐसे ही ये मैंने आपको पूरी टेबल बना रखी है, ये आप देख लेना। आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, फुल साइकिल के लिए कितना होता है, IRMS तो सेम होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम क्या होता है, देखो पढ़ लेते हैं। जनरली करंट और वोल्टेज AC सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम से, ठीक है। और जो लेंथ होती है ना एरो की, वो पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी वो करती है। मतलब इनकी जो वैल्यू है ना, जो वेक्टर की लेंथ होती है ना, वो उसकी वैल्यू डोनेट करती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा LCR। नहीं मतलब हम
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट पढ़ेंगे। तो सर्किट में पहले हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, सीरीज, एलआर सीरीज, मतलब सब जो भी आप बस ये वाला, और क्वेश्चन कोई आएगा ना तो यहीं से ही आएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब देखो पहला हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, बिल्कुल सिंपल सा है। एक सर्किट में रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट अल्टरनेटिंग है, तो देखो V कैसे लिखेंगे, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें नो फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V है। इसका मतलब होता है कि I अगर यहाँ पे है तो V भी यहाँ पर होगा, तो इन दोनों के बीच एंगल नहीं होगी। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ऐसे ही बनेगा कि I भी यहाँ बन गया, V भी यहाँ बन गया और I भी यहाँ बन गया, तो नो फेज डिफरेंस बिटवीन I और V। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, V इक्वल्स टू, देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे, V नॉट ये रहा और I नॉट ये है, तो इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब इनका वेव डायग्राम कैसे बनता है, वेव डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ यहीं से बनता है। और अगर आपने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ है तो आपको पता है आई नॉट हमेशा ई नॉट से छोटा ही आएगा, क्योंकि वो डिवाइड बाय आर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्योरली रिएक्टिव। अब हम पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है। कुछ नहीं, एक सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग करंट है, वी नॉट ये। अब इंडक्टिव में क्या होता है ना, देखो कैसे याद रखोगे, इंडक्टिव में आई है तो यहाँ पे आई लैग करता है वोल्टेज से π/2 से। जैसे अगर मैं इसका फेजर डायग्राम देखो तो देखो, अगर मैंने वोल्टेज यहाँ बना ली तो आई लैग कर रहा है, तो π/2 मतलब 90 डिग्री इसका वोल्टेज आई का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ऐसे ही सेम वेव डायग्राम में होगा, और v इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, राइट। फिर अब देखते हैं और क्या क्या है, कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, आई को लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और इसको अगर मैं बाहर कर दूंगा तो माइनस बाहर आ जाता है। अब देखो एक्सल क्या होता है, एक्सल रेजिस्टेंस जैसे ही होता है बट इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं उसे। देखो ओम ही ऐसा यूनिट है, उसकी रेजिस्टेंस की भी ओम यूनिट होती है, राइट। अब जो ये एक्सल होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा की होती है 2πf, तो ओमेगा साई एल की वैल्यू होती है 2πfl। ये याद रखना है, इसी से ही आपका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, फेजर डायग्राम हमने पढ़ लिया, वेव डायग्राम पढ़ लिया। अब फ्रीक्वेंसी और एक्सल के बीच का रिलेशन है ऐसा, क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका डायग्राम ऐसे बन गया, ग्राफ ऐसे बन गया। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या ऐसे पढ़ लिया, प्योरली रेजिस्टिव पढ़ लिया, प्योरली कैपेसिटिव इंडक्टेंस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव। अब देखो इंडक्टिव में क्या था, आई आ रहा था, आई लैग कर रहा है, रिएक्टिव रेजिस्टिविटी में तो सेम रहते हैं। अब इसमें कैपेसिटिव में क्या होता है, आई लीड करता है। लीड का मतलब अगर आप इसका फेजर डायग्राम देखोगे, अगर मैंने यहाँ वी बना दिया तो आई आएगा इससे π/2 आगे, ठीक है, सेम वही, बस इसका यही था। बट अब यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो होती है 1/ωc, मतलब 1/2πfc। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनता है एक्सी, और इसका ये बनता है ऐसे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और सब सेम है कि अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, वी को लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, आई को लिखेंगे I नॉट ओमेगा टी प्लस π/2, सिंपल, ठीक है। और देखो π/2 क्या होता है, साइन कॉस ओमेगा टी, तो इसकी फाइनल वो आ जाती है। अब हम बढ़ते आगे, अब आता है दो के उसमें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज एलआर सर्किट। अब देखो अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ, एक सेकंड, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, ये अगर रिएक्टिव है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में तो फेज डायग्राम ऐसे होता है। अब ये कैपेसिटिव क्या, ये इंडक्टेंस में मतलब क्या होता है, आई लैग करता है, तो ये आई यहाँ आएगा, वी एल यहाँ आएगा। अब हमें इसका नेट चाहिए ना, तो वी का नेट कैसे होगा, देखो वी आर यहाँ पर है और वी एल यहाँ पर है, तो वी नेट यहाँ बन जाएगा, तो वी नेट आएगा VR² प्लस VL², राइट, सिंपल। क्या बोलते हैं, वेक्टर से आ गया। अब नेट इंपीडेंस क्या होता है, नेट इंपीडेंस काइंड ऑफ नेट रेजिस्टेंस की तरह होता है। अब देखो जैसे हमने क्या होता है वोल्टेज का निकाला था, ऐसे ही हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे। अब यहाँ पे तो देखो रेजिस्टेंस तो ऐसे ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे ही है, और एक्सएल अब यहाँ पर ऐसे है, तो ये इसका इंपीडेंस हो गया जो कि है Z। इसका फॉर्मूला निकालने का क्या है, Z इज इक्वल्स टू R² प्लस XL², सेम वेक्टर की तरह निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे सीरीज RC सर्किट। RC में क्या होता है, वही रेजिस्टेंस है, अब कैपेसिटेंस है। अब इसमें I लीड करता है वोल्टेज को, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, I लीड्स V बाय π/2, ये बिल्कुल सेम है। देखो V नेट सेम, बस यहाँ पे अब ये उल्टा बन जाएगा, क्योंकि R ऊपर आ जाएगा और XL नीचे आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल
अब बिल्कुल सेम चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट आपने एक बार पकड़ लिया तो आप कुछ भी बना लोगे। अब इसमें हम tan phi निकाल सकते हैं। tan phi क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, आ गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज एलसीआर सर्किट, क्योंकि सीरीज एलसीआर में ही हमें एक केस आता है रेजोनेंस का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब देखते हैं सीरीज एलसीआर में एक सर्किट जिसमें इंडक्टेंस लगाओ, कैपेसिटेंस लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, उसे हम कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनता है, इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनता है, इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनता है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, इन तीनों को क्लब करना है, तो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट का सब कुछ हो जाएगा। देखो VL ऊपर है, मैंने यहाँ पे ऊपर बना दिया, ठीक है। VR ऐसे है, मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। VC ऐसे है, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, तो ये मेरा बन गया। सेम विद रेजिस्टेंस का। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि VL बढ़ाओ VC से, अगर VL बढ़ाओ VC से तो ये हो सकता है XL बढ़ाओ XC से, एक केस ये हो सकता है। एक केस ये हो सकता है XC बढ़ाओ XL से, ठीक है, और VL बढ़ाओ VC से। या तो एक केस हो सकता है ये दोनों एक सेम हो, ये केस होता है रेजोनेंस का, ठीक है। अब केस 1 देखते हैं। कहा XL बढ़ा हुआ है, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस बढ़ाए हुए। अब इसमें क्या होता है, देखो ये बड़ा है, ठीक है, तो इसको मैं उल्टा करके डालूंगा तो VL माइनस VC हो जाएगा। वेक्टर को अगर हम उल्टा करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो ऐसे ही जो इसकी नेट ऊपर वाला हो जाएगा VL माइनस VC, ये तो VR है, वही वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। सेम विद रिएक्टेंस, इंपीडेंस निकालने के लिए ये हमने यहाँ पे था, अब हमने इसको उल्टा करके चिपका दिया, ये ऐसे हो गया, तो XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया केस 1। केस 2 भी सेम है। अब जो ऊपर वाली यहाँ था वो हमने उल्टा करके इसको ऐसे चिपका दिया, तो ये VC माइनस VL हो जाएगा। सेम है, XL माइनस XC हो जाएगा। तो इन दोनों का ये रटने वाली चीज़ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लैग करता है और क्या लैग नहीं करता। अब केस 3 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, जिसमें XL इजिकल्स टू XC होता है, VL इजिकल्स टू VC होता है। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है और रेजोनेंस वाला होता है। V नेट इजिकल्स टू VR। अब देखो LCR सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, उसके दो चार मेन पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। रेजोनेंस इन सीरीज LCR क्या होता है, VL इजिकल्स टू VC, XL इजिकल्स टू XC। V नेट इजिकल्स टू VR, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये कहने को LCR है, पर LCR का रेजोनेंस वाला केस कहने को तो LCR सर्किट है, पर वो बिहेव करता है कैसे, प्योरली रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव सर्किट। Z इजिकल्स टू R होता है और I नॉट इजिकल्स टू V नॉट बाई R होता है। ऐसे ही इसमें जो Z होता है वो मिनिमम होता है और I इजिकल्स टू मैक्स होता है। मतलब LCR का रेजोनेंस वाला केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है और जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो बस आज की वीडियो में यही था। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और कल के और मेरे को बता देना कमेंट में आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।